जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने दूसरे सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग का जो दूसरा सेशन होता है वह जीके और स्टैटिक जीके रहता है, जिसमें कि अभी हम फिलहाल जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और लूसेंट सीरीज भी इसी में सम्मिलित करके चला रहे हैं, जो कि लूसेंट के अंतर्गत अभी हम लोग विविध को देखने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। हम ज्यादा समय आपका नहीं गवाए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि जिस भी छात्र को यह कंटेंट या हमारा वीडियो सही लग रहा होगा, यह सही मायने में चल रहा होगा कि आगे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे होंगे, तो इसीलिए हम लोग जो है कि ज्यादा कुछ नहीं बोलने का प्रयास करते हैं, सीधे कंटेंट पे आते हैं। क्योंकि एक दिन हकीकत का पता चल ही जाता है कि जिस चैनल के कंटेंट में दम रहता है और जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, वह एक दिन चमकना जो है कि जरूरी है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपने लगातार मेहनत कीजिए और एक दिन सफलता पाके अपने माँ और पिताजी को दिखा दीजिए कि आपके बेटा में बहुत पावर है, कुछ भी कर सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो कल हम लोग पूछे थे आप लोग से क्वेश्चन कि ILO का मुख्यालय कहां है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में ही इसका मुख्यालय है। और आप लोग को बता दें इसका स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। सबसे पुरानी संस्था के रूप में काम कर रही है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब देने का प्रयास किया है वो क्या है, लोमेश राय। लोमेश राय, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आप सभी जितने हम लोग मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक जो है कि इस चैनल को प्यार देने का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कि निश्चित सफलता हासिल कीजिएगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम बताते हैं, ये हम कोई जो है कि बहुत बड़े टीचर के रूप में नहीं बोल रहे हैं, आपको एक स्ट्रगल किया हुआ स्टूडेंट के रूप में बोल रहे हैं। और सबसे बेस्ट आपको जो है कि हम ही बता सकते हैं, या कोई आपको वैसे छात्र ही बता सकते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बैठ के रिजल्ट को लिए हुए हैं, और वही बता सकते हैं जो कि कोई टीचर्स जो है कि बताने का बता देगा, मार्गदर्शन दे देगा। लेकिन आपको कौन सा चीज कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे एग्जाम में उसको अप्रोच लेना है क्वेश्चन को, और कैसे रिजल्ट बनता है, वो जो है कि आपका बताने का काम एक स्ट्रगल क्या वही लड़का बता सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो उसमें से सही जवाब देने का प्रयास किए हैं आपका शिवम तिवारी। शिवम तिवारी अभी आपका बिहार दरोगा में जो है कि प्री भी हो चुका था, मेंस भी हो चुका है, और अभी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को अभी आप बहुत अच्छी तरीका से देखने का प्रयास करते हैं, और आगे आप लोग को हम लोग अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो बिहार दरोगा के अंदर। और बिहार दरोगा एक बहुत बड़ा भौकाल वाला पोस्ट है, और आप लोग अधिक से अधिक जो है कि देश सेवा करने का जो है कि काम किया कीजिएगा। और जो भी अभी नया नया भर्ती हो रहे हैं आपके सेना के अंतर्गत हो, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में हो, या यूपी पुलिस यूपी दरोगा में हो, या MP पुलिस या MPSI में हो, तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक अच्छे कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, और जिससे कि भारत का नाम एक नया जो है कि आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी आदमी देखने का प्रयास करे। तो इसमें से जो है कि और सही जवाब देने का प्रयास किया फोकस टारगेट मनीष जी आपका बहुत अच्छा आंसर है। फिर है चंदन जी, फिर है खुशबू लिखते हैं, खुशबू जी लिखते हैं, सर मैं आपका लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूं, पर रिकॉर्ड क्लास पर डे करूंगा। तो आप लोग को बता दें कि मेरा अभी क्लास जो है कि लाइव नहीं आता है, आपको वीडियो के रूप में ही, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कि आपको रात के 10 बजे आपको साइंस का वीडियो और करंट का वीडियो एक ही में मिल जाता है, और सुबह के 7 बजते आपको जीके और स्टैटिक जीके और लूसेंट का वीडियो जो मिलता है, आपका कंटेंट वो एक वीडियो में मिल जाता है। और ये सभी के लिए आपको जो पढ़ने के लिए सिलेबस दिया जाता है, वो रात के 10 बजे ही हमारे टेलीग्राम चैनल कौशल जी के GS क्लासेस पर दिया जाता है, और इसका लिंक आपको सभी प्रकार के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने का काम हो जाएगा। उसके बाद सही जवाब देने का काम करते हैं चंदन राज, लोमेश राय, फिर है खुशबू, थैंक यू सो मच। उसके बाद है सरयुग कुमार, फिर है मनीष प्रजापति। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र इसका सही जवाब देने का प्रयास किए हैं, और आप लोग अधिक से अधिक जो है कि वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि ब्राह्मणों पर सर्वोच्च चुनौती देने के लिए, ब्राह्मणों को सर्वोच्च चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था वीर रामास्वामी नायकर ने। वीर रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान सम्मेलन का आयोजन किया था, या आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया था, क्योंकि ब्राह्मण को उस समय जो है कि उच्च पद पर नहीं दिया जाता था सम्मान, इसीलिए उच्च सम्मान उसको दिया जाए, इस पर चुनौती करने के लिए केरल का एक शहर है पेरियार। पेरियार का नाम सुने होंगे, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है,
पेरियार जो है कि आपका झील भी है जो कि केरल के अंदर में स्थित है। और उसी शहर से आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत जो है कि वीर रामास्वामी नायकर ने करने का काम किया था। और आप लोग को पता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया था वो किया था सातवाहन वंश ने। किस वंश ने? सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश ने ही सबसे पहली बार सीसा के सिक्के जारी करने का काम किया था। और सातवाहन वंश के ही आपका शासक ने या उसके राजा ने जो है कि आपका पहली बार सीसा का सिक्का और साथ ही भूमि दान देने की प्रथा। और जो है कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। यानी 100 से सीसा, 100 से सातवाहन और 100 से क्या हो गया? तो 100 से हो गया सिमुक। 100 से क्या हो गया? सिमुक। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले है। कौन है? ज्योतिबा फुले है। और आप लोग को पता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किसका शुरुआत किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना। किसका स्थापना? सत्यशोधक समाज का स्थापना जो किया गया था वो दलित समुदाय को उच्च स्तर का दर्जा दिलाने के लिए 1873 में आपका सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत मस्त क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए हैं। और गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानडे हुए हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को जो है कि भारत का हीरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आप लोग को पता है कि आपका जो भारत के अंदर में जो महाराष्ट्र का जो सुकरात कहलाता है वो आपका एमजी रानडे कहलाता है। वहीं भारत के अंदर में बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं, क्योंकि भारत के अंदर में महात्मा गांधी को बापू के नाम से जो पुकारा था वह आपका जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। बापू के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने बापू के नाम से पुकारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा के नाम से पुकारा महात्मा गांधी को। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कि आपका महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को बापू के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से किसने पुकारा है? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से फ्रैंक मॉरिस ने या विंस्टन चर्चिल ने, दोनों ने पुकारा है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी को भारत के अंदर में भिखारियों के राजा के नाम से किसने पुकारा है? तो महात्मा गांधी को भारत के अंदर में भिखारियों के राजा के नाम से आपका मदन मोहन मालवीय ने पुकारा है। मदन मोहन मालवीय ने पुकारा है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो दलित क्षेत्र से हुआ था। यानी कि दलित का जो है कि बात रखने के लिए आगे जो है कि इसका निर्वाचन हुआ था। इसीलिए दलित वर्ग करके अगर संस्था का निर्माण करता आएगा तो मारेंगे भीमराव अंबेडकर। क्या मारेंगे? भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। वहीं पर आप लोग को बता दे कि एक क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर में किस व्यक्ति के द्वारा आपका अछूत कौन और कैसे पुस्तक का रचना किया है? वो भी भीमराव अंबेडकर ने किया है। किसने किया है? भीमराव अंबेडकर ने किया है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग कि भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार संविधान सभा में बंगाल से हुआ था, दूसरी बार मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और मुंबई प्रेसिडेंसी में जो है कि वह एस जयकर के स्थान पर हुआ था। और आप लोग को पता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री का पद दिया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिवर्ष कानून दिवस या संविधान दिवस या विधि दिवस जो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा का स्थापना कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा का आयोजन जो किया था वो किया था 1815 में। कब किया था? 1815 में।
आत्मसभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था। और आप लोग को आज बता दे क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज का जो पुराना नाम था वह ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा था। यानी ब्रह्म समाज का पुराना नाम, समाज के जगह सभा याद रखना है, क्या रखना है, सभा। यानी ब्रह्म समाज का पुराना नाम ब्रह्म सभा था, जिसका स्थापना 1828 में भारत के व्यक्ति जब आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आगे चलकर जो दो भागों में टूटने का काम किया, विघटन होने का काम किया, वो 1866 में। कब टूटा है? 1866 में। और ब्रह्म समाज जो था वह एकेश्वरवाद था। वह क्या था? एकेश्वरवाद था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में पश्चिमी शिक्षा का जनक या पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने किया है? तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में प्रार्थना समाज का स्थापना, तो भारत के अंदर में प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया है। किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग ने किया है। और याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज का सबसे मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचार को जो है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जागृत करना। अगला क्वेश्चन आर्य समाज का स्थापना किसने किया है? तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं कि आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई के अंदर में किया गया था। और आर्य समाज का भी सबसे मेन काम था हिंदू धर्म में जो है कि परिवर्तन को या धर्मांतरण को रोकना। यानी हिंदू धर्म को अगर मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति जो अंग्रेज करते थे, हिंदू धर्म को परिवर्तित करके वो ईसाई में कन्वर्ट कर देते थे, क्योंकि बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। तो ईसाई धर्म में धर्मांतरण हिंदू को करवाया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो है कि आपका आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई के अंदर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसी के आधार पर उन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, क्योंकि आर्य समाज का सबसे प्रमुख नारा था भारत भारतीयों के लिए, कि भारत एक देश है और सभी भारत जो होंगे वो एक दूसरे में भाईचारा बना के रखेंगे। यानी भारत जो देश है वो भारतीयों के लिए है। इसीलिए यह नारा जो है कि आर्य समाज का बहुत फेमस हुआ। आगे क्वेश्चन भी आता है कि आर्य समाज के द्वारा दिया गया नारा क्या था, या फिर भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया है? तो वह दिया है आर्य समाज ने। और आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई शहर में किया गया था। और आर्य समाज का जो स्थापना दयानंद ने किया था, तो दयानंद सरस्वती का एक नारा और बहुत फेमस था आपका, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, अर्थात गो वेदास, गो वेदास। और दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक बहुत फेमस है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया पुस्तक का नाम है आपका सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश नाम का पुस्तक का रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करने का प्रयास किया था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के अंदर में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। अगर क्वेश्चन पूछे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस महापुरुष ने किया है, तो वो करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन में जो किया था वो 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कार्यकाल में किया गया था। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में जो किया था वो एमजी रनाडे ने किया था। किसने किया था? एमजी रनाडे ने किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बहुत मस्त ये जो है कि संस्था है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया है? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में, रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने किए हैं। आपके अपने गुरु जो है कि गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस के याद में किया है, कलकत्ता में। कहां में किया है? और कलकत्ता को महलों के शहर के नाम से भी जानते हैं, और कलकत्ता को जो है कि हम लोग साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। भारत सेवक समाज का स्थापना गोखले ने किया है। यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी गोखले ने किया है 1905 के अंदर में। आपका कहां किया था? तो याद रखिएगा वो आपका बंबई में किया था। कहां में किया था? बंबई में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
रहमुनाई मुजाहिदीन सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। और वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत 1901 ईस्वी में दिया था। और देने वाले जो पुस्तक थे उस पुस्तक का नाम था इंडिया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। इन्हीं पुस्तक में उन्हें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1901 में, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और यही पहले व्यक्ति बने हैं आपके ब्रिटेन के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले, जो 1892 ईस्वी में फिंसबरी लोकसभा से जीतने का काम किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो पंजाब के अंदर में आप लोग को पता है कूका आंदोलन चला था। पंजाब के अंदर में कूका आंदोलन चला था जो कि चमनदीप ने चलाया था। लेकिन आप लोग कूका से ही पंजाब याद रख लीजिएगा, कूका से ही आंदोलन याद रख लीजिएगा। सिख धर्म में जो कि नामधारी आंदोलन चलाया था, तो याद रखिएगा सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन का शुरुआत गुरु राम सिंह कूका ने किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह कूका। सिंह जो लगता है वह आपका पंजाबी के नाम के लास्ट में सिंह जुटता है, और यह जो पंजाबी नाम के लास्ट में सिंह और महिला के पुरुष नाम के लास्ट में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जो लगाने का जो नाम जो पद्धति शुरुआत किया है वह सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने शुरू करवाया है। गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 में पटना साहिब, पटना के अंदर में हुआ था। और इनका देहांत जो हुआ था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर में हुआ था। इसीलिए आप लोग याद करते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र में है और इनका जन्म स्थान पटना साहिब आपका बिहार के अंदर में है। और गुरु गोविंद सिंह के जो बेटा का देहांत हुआ था, यह जो औरंगजेब के साथ युद्ध में जो चिनवा दिया गया था, तो आप लोग को पता है उनके दो पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आपका मुगल वंश के जो आपके व्यक्ति थे आपके औरंगजेब ने ही उसको युद्ध में चिनवा दिया था। उसी के उपलक्ष्य में हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक 26 दिसंबर को जो बोल रहे हैं क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रत्येक 26 दिसंबर को आपको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो वो आपके फतेह सिंह और जोरावर सिंह के याद में ही किया है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह के बेटे के चिनवा देने के ही उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानता है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को, वहीं महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से MG रानडे को, और आप लोग को पता है कि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को, और कर्पूरी ठाकुर को ही हाल ही में भारत रत्न देने का जो एक घोषणा और दे भी चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो किया गया था वो सरला देवी चौधरानी ने किया था। सरला देवी चौधरानी के द्वारा ही भारत स्त्री महामंडल का आयोजन 1910 में इलाहाबाद में किया गया था। और आप लोग को पता है कि इलाहाबाद भारत की राजधानी एक दिन के लिए रही है। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए रही है। और भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, 1911 में घोषणा करके उसको दिल्ली किया, लेकिन हकीकत में जो दिल्ली जो ट्रांसफर कर दिया गया 12 में, घोषणा 11 में और तबादला हुआ 12 में। और यह सब घटना होता है हार्डिंग के काल में। किसके काल में? हार्डिंग के काल में। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में कलकत्ता में ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था 1774 में। 1773 अधिनियम के तहत उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बने थे लेम्बर्स, चेमेस्टर और हाइड। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग देख रहे हैं, इसका स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था संघ न्यायालय के रूप में। और इसका ट्रांसफर करके तबादला जो है कि 1950 के अंदर में आपका 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, जिसमें 8 न्यायाधीश रखे गए थे। और यह समय समय पर बढ़ते बढ़ते वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 हो गई है। और 34 जो हुई है, एक मुख्य और 33 अन्य, और एक जो मुख्य है वो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है जो कि 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 50वें। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज का जो स्थापना किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा। और एक महिला का नाम आप लोग को बता दें, एक महिला का नाम है आपका जो है कि भारत की जो पहली महिला शिक्षिका कहलाती है वो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाते हैं, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जो है कि काम की थी। अगला क्वेश्चन, वाक्या लोमड़ी का हाली, वाक्या लोमड़ी का हाली पद्धति का संबंध किससे था? तो हाली पद्धति का संबंध आपका बंधुआ मजदूरी से था। किससे था? आप लोग को पता है कि बंधुआ मजदूरी हुआ होता था जब गुलाम भारत में जो है कि आप लोग को विभिन्न प्रकार के पश्चिमी क्षेत्र से मजदूर को बुलाकर अंग्रेज के द्वारा अपने यहाँ में जो है कि गिरवी रख के या उसको अपने यहाँ बंद करके जो है कि बहुत ही कम पैसों पर जो है कि मजदूरी करवाते थे और अधिक से अधिक शोषण करने का भी काम करते थे। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो लाया गया और इसको जो ब्रेक किया गया 1976 में। कब किया गया? भारत के अंदर में बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में बंद किया गया। और आप लोग को पता है कि यह अनुच्छेद 23 का जो है कि डेवलप करना है। अनुच्छेद 23 में आप लोग को पता है कि विभिन्न प्रकार के बंधुआ मजदूरी को ब्रेक करने का काम किया गया है। और भारत में जो बंधुआ मजदूर जो आते थे वो पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। किस क्षेत्र से आते थे? पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। तो आप लोग याद करने का, तो याद रखिएगा हाली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। किससे है? और उसी तरह से आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में अनुच्छेद 24 जो है, जो कि बच्चा से संबंधित है, किसी खतरनाक काम वगैरह पे नहीं लगा सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत। तो उसको ब्रेक करने के लिए भारत के एक व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था 1980 में। बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1980 में किया गया था। और इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है आजाद बचपन की ओर। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक आपके जो है वो आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। और अनाथ और सहाय और जो है कि बेघर बच्चों पर काम किए हैं और उसको उच्च शिक्षा दिलाने का काम किया है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा और पूरे विश्व में जो है कि उनको 2014 के अंदर में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने का भी काम हुआ है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और वही मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी और जो है कि सबसे कम उम्र में जो है कि पहली महिला बनी थी आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2014 में। दोनों को एक ही साथ मिला था। और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जो बहुत फेमस है, वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक जो है वो मलाला यूसुफजई है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको डिस्प्लेस्ड करके ईरान वगैरह भगा दिया था। इसीलिए आप लोग को पता है कि उन पे जो है कि आधारित एक पुस्तक लिखा है, वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला क्वेश्चन, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो डी.के. कर्वे ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र के लिए जो है कि डी.के. कर्वे ने पश्चिमी समाज सुधारक के रूप में काम किया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और डी.के. कर्वे के द्वारा जो है कि आपका महिला आयोग का स्थापना या फिर महिला से संबंधित काम करने के लिए इन्होंने जो है कि महिला आयोग का भी स्थापना किया है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, भारत के मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो सर सैयद अहमद खान को, सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान आपका इस्लाम धर्म में या फिर पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर में मुस्लिम का बहुत बड़ा सपोर्टर था। और इसलिए मुस्लिम के क्षेत्र को या मुस्लिम के शिक्षा को सबसे अधिक बढ़ाने का काम जो किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था। याद रखिएगा। और सर सैयद अहमद खान सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक भी थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआत किया था वो किस व्यक्ति ने? तो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से ही किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसे कि हम लोग काला नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन का शुरुआत पंजाब से हुआ है। कहां से हुआ है? पंजाब से हुआ है। और पता है कि इसमें जहर का विरोध किया गया था, इसमें जहर का विरोध किया गया था अहमदिया आंदोलन में। और इसके जो नेता थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, यानी अहमदिया आंदोलन के नेता मिर्जा गुलाम अहमद थे और हुआ था पंजाब में। कहां में हुआ था? पंजाब में। अगला
अगला क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो देवबंद आंदोलन का शुरुआत मोहम्मद कासिम ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम में, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है सबसे बड़ा गीता, भगवत गीता, उसी तरह से इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है कुरान। कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन कुरान सबसे मुख्य है। तो कुरान को ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवाने के लिए आदमी को जो है कि उसमें प्रचार प्रसार के लिए जो है कि किसका शुरुआत किया गया था? देवबंद आंदोलन का। और देवबंद आंदोलन का शुरुआत, देवबंद एक जगह है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के देवबंद सहारनपुर से ही देवबंद आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और याद रखिएगा इसमें कुरान को जो है कि आगे हाईलाइट करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, और बहुत मस्त क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था वह किस व्यक्ति के द्वारा? तो हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो वहाबी आंदोलन को याद रखना बहुत जरूरी है। वहाबी आंदोलन का जो शुरुआत किया था वो सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था पटना से। कहां से किया था? पटना। तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। कौन था? पटना। और पटना के अंदर में आप लोग को पता है 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वो पीर अली थे। पीर अली पुस्तक विक्रेता पीर अली पटना से जो है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। आप लोग जैसा कि क्वेश्चन याद रखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 1857 के विद्रोह में बिहार के अंदर जगदीशपुर से बात नायक कौन थे? तो जगदीशपुर से आपके थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर हार्ड करने का प्रयास करेगा तो दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि जगदीशपुर में जब कुंवर सिंह हार के बाद मौत के घाट उतार दिए गए तो उनके स्थान पर उनके भाई आए थे काम करने के लिए या लड़ने का। इसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। और आप लोग को बता दे 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उसका तत्कालिक कारण जो बना था वो आपका गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का निर्माण करना। और आप लोग को पता है कि पहले जो गाय और चर्बी के द्वारा जो निर्माण किया जाता था उस राइफल को जो कहा जाता था उसको ब्राउन बेस राइफल कहा जाता था। लेकिन जब उसको बंद करके उसकी जगह जब अच्छा वाला राइफल आया तो उसको एनफील्ड राइफल कहा गया। क्या कहा गया? एनफील्ड राइफल का जो है कि प्रयोग करने के लिए, यानी सबसे मुख्य कारण था 1857 के विद्रोह का आपका चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। क्योंकि मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर गाय का हम लोग यूज करते हैं मुंह के अंदर तो वो जो कि अशुभ माना जाता है, और सुअर का वो मुस्लिम धर्म में अशुभ माना जाता है। और भारत के अंदर में हिंदू और मुस्लिम ही जो है कि आपके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे आपके जो है कि अंग्रेज के अंदर सेना में भाग लेने के लिए। जब उन दोनों के साथ इस प्रकार का जो है कि धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो बताइए इस तरह से आंदोलन जो है कि तत्काल रूप से छिड़ गया। और इस चीज का जो पता चला कि गाय और चर्बी का और सुअर का चर्बी का यूज होता है तो वह दमदम के सिपाही को पता चला था। और धीरे धीरे जो है कि मंगल पांडे वगैरह को पता चला जो कि बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। और वहां पर ही उन्होंने 29 अप्रैल के दिन जो है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दिया। और आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को 8 मई यानी अप्रैल 29 अप्रैल को हो गया, घटना को अंजाम दिया, गोली चलाया, पहला गोली। वहीं पर जो है कि आपको 8 मई के दिन जो है कि उसको फांसी की सजा दी गई मंगल पांडे को। और फाइनली जो है कि 1857 का विद्रोह अभी शुरू नहीं हुआ था, ये सब जो है कि आपका ट्रेलर बन रहा था। और याद रखिएगा कि अंतिम रूप से जो 1857 के विद्रोह जो चालू हुआ है वह 10 मई 1857 से हुआ है। और इससे पहले ही 8 मई को जो है कि 8 अप्रैल को फांसी दे दिया। कितना अप्रैल को? 8 मई को जो है कि फांसी दिया गया। 8 मई की 8 अप्रैल को फांसी दिया था। 8 अप्रैल को फांसी दिया था। और यह जो है कि मार्च का ही घटना है, सुनिएगा पहले। हाँ 29 मार्च, सॉरी हम गलत बोल चुके थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 29 मार्च 1857 को ही गोली मारा। और जो है कि 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया गया मंगल पांडे को। और आगे चलकर अंतिम रूप से 10 मई 1857 को जो है कि विद्रोह का शुरुआत हुआ मेरठ उत्तर प्रदेश से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा 20वीं इन्फेंट्री से। और आप लोग को बता दें 1857 के आधार पर जब इस दोनों का जब पता चला गाय और सुअर का, तो आप लोग को बता दें एक फैक्ट्री चल रहा था अंग्रेज के द्वारा जहां पर जो कि आपका निर्माण किया जाता था आपका सुअर और जो है कि गाय वाला। तो याद रखिएगा वुलिच शस्त्रागार, वो हर्षु का लोहर्षि का वुलिच
वुलिच शास्त्रागार में जो है कि गाय और जो है कि सुअर के चर्बी का प्रयोग करके ब्राउन बेस नाम का जो है कि राइफल का निर्माण करते थे और इसी के विद्रोह के आधार पर जो है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 1857 का जो विद्रोह के समय अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा है। और 56 में जो है कि आप लोग को पता है, आप लोग को हम एक क्वेश्चन बताते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है, लॉर्ड डलहौजी उससे पहले जो है कि गवर्नर बने थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था और 1848 में जैसे वो गद्दी पर बैठे, गवर्नर जनरल के रूप में बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले राज्य हड़प नीति को लागू किया और राज्य हड़प नीति को ही दूसरे रूप में जो है कि हम लोग क्या जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स हो जाए या राज्य हड़प नीति हो जाए या गोद लेने की नीति हो जाए, तो ये सब क्वेश्चन जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और जो है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत मान लीजिए कि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा हुए करते थे, उनके पास जो संपत्ति हुआ करता था, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है अपना बेटा, तो वह दूसरे को गोद लेके उसको उत्तराधिकारी के रूप में बना देते थे। लेकिन अंग्रेज ने नियम लाया, डलहौजी ने नियम लाया कि अब अगर किसी राजा के पास अगर उनका अपना पर्सनल बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह दूसरे को गोद नहीं ले सकता है और उसका जो जमीन संपत्ति वगैरह है वो जो है कि अंग्रेज के अंतर्गत जो है कि जब्त कर लिया जाएगा। तो इसी के आधार पर इन्होंने सबसे पहला जो हड़पने का काम किया वो सतारा को, किसको हड़पा, सतारा को, किसको हड़पा, सतारा को। आप लोग को जो है कि 5-6 शहर को यह हड़पने का काम किया है मुख्य रूप से। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सतारा को कब हड़पा, नागपुर को कब हड़पा, झांसी को कब हड़पा, या फिर आपका जो है कि ये क्या कहते हैं अवध वगैरह को कब हड़पा, तो आप लोग को जो है कि हम कुछ ट्रिक देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, सब क्वेश्चन क्लियर होगा किसको किसको कब हड़पा। तो लेकिन हड़पना जो शुरू किया है 1848 से और लास्ट हड़पा है जाके 1856 तक हड़पा है अवध को लास्ट में जाके। तो 1848 में एक हो गया, 49 में एक हो गया, 50 में एक हो गया, 51 याद रखेगा 51 में किसी को नहीं हड़पा है, फिर 52 में हो गया, 53 में हो गया, 54 में हो गया, 55 में हो गया, 56 तक हड़पा है। तो याद रखेगा 48, 49, 50 तीन गो लगातार हड़पा है। फिर 51 में कुछ याद नहीं रखिएगा, 52, 53, 54, 55, 56 इधर याद रखिएगा। तो आप लोग को कुछ ट्रिक देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 48 से शुरू करेंगे और वहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, SSB। आप लोग एक अर्धसैनिक बल का नाम सुने होंगे, SSB, यानी SSB लिख के आप 48 से सटाना शुरू कीजिएगा। 48 में S हो गया, 49 में भी S हो गया, 50 में B से सटा देंगे। वहीं पर जब हम जो है कि जब 50 हो जाएगा फिर 51 को छोड़ देंगे, 48, 49, 50 तीनों कवर हो गया, 51 को छोड़ दिए, फिर 52, 53, 54 इन दोनों के लिए जो ट्रिक है, इन दोनों के लिए ट्रिक है उझन, उझन नहीं कहता हम उलझन में आ गए हैं, यानी उझन, उझन उझन। उ हो जाएगा आपका 52 में, झो हो जाएगा 53 में, नो हो जाएगा 54 में, यानी 54 तक हो गया। फिर 55, 56, 55, 56 के लिए कौवा याद रखिएगा, कौवा यानी को आरु ओ, यानी SSB उझन उझन बीच में, कौवा लास्ट में, कहानी खत्म। 51 में किसी को नहीं देना है, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। SSB यानी 48 में पहला हो जाएगा सतारा। देखिएगा अब कंफ्यूज कर दीजिएगा कि SS में कौन कौन सटा है। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनको पता होगा कि सबसे पहले सतारा को हड़पा है, इतना तो कम से कम पता होगा। तो पहला वाला S से आप 48 में सतारा ले लीजिएगा। सतारा महाराष्ट्र का एक शहर है, तो सतारा हो गया आपका 48 में। 49 में दूसरा जो S से लीजिएगा वो संबलपुर लीजिएगा। क्या लीजिएगा? संबलपुर उड़ीसा में है, संबलपुर उड़ीसा में है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। वहीं B से यानी B लेगा 50, B जो 50 लेगा याद रखेगा बघाट, बघाट, बघाट ले लीजिएगा आपका काम है। तो बघाट आपको ले लेना है जो है कि 50 के अंदर में जो है कि याद रखिएगा, यानी तीनों कवर हो गया। यानी SSB पहला S से सतारा, दूसरा S से हो जाएगा संबलपुर, अब B से हो गया बघाट, 50 तक हो गया क्लियर। 51 को कुछ नहीं देंगे, 51 को कुछ नहीं देंगे। वहीं 52 से याद रखिए, 52 से होगा उझन, उझन उझन, तो उ से उदयपुर यानी 52 में उदयपुर। अब 53 में झ से लेगा झांसी, 53 में झांसी, 53 में झांसी
84 और 54 में 9 से नागपुर, 54 में 9 से नागपुर, उज्जैन हो गया क्लियर। अब बचा 55 56, उसके लिए कौवा आएगा, उसके लिए क्या आएगा? कौवा आएगा। तो को से याद रखेगा करौली, को से याद रखेगा करौली। आप लोग को पता है कि करौली बिसधर रामगढ़ बिसधारी जो है वो राजस्थान के अंदर में है और करौली नाम का शहर वहीं पर है। तो करौली को जो हड़पा वो 55 में और ओ से अवध 56 में, ओ से अवध 56 में। तो आप लोग जब इस वीडियो को 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा तब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग ऐसे अगर रटते रहिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन छूटते रहेगा। इसीलिए आप लोग याद रखेगा SSB 48 49 50, उज्जैन 51 को कुछ नहीं देंगे, 52 53 54 हटाएंगे, फिर 55 56 के लिए कौवा ला लेंगे, 55 56 के लिए कौवा। यानी अंतिम में हो गया कुप्रशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने अवध को हड़पा था 56 में वाजिद अली शाह से, क्योंकि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बने थे। वहीं शुरुआत किए थे सतारा से, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह सब काम कर रहे हैं डलहौजी अपने हड़प नीति के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि ठगी प्रथा का जो अंत किए थे वह जो है कि किस व्यक्ति के कहने पर? तो याद रखिएगा कॉर्ल स्लीमैन, कॉर्ल स्लीमैन या कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत करवाया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा होता है, एक होता है दास प्रथा, तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय हुआ है और दास का प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय हुआ है? तो आप लोग बता दें सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1833 अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत 1833 अधिनियम के तहत बेंटिंग के काल में हुआ था। सती प्रथा का 1829 में आया था, लेकिन फाइनली 1833 अधिनियम के तहत उसको बंद, अधिनियम का बात कर रहे हैं। और उसी में जो है कि दास प्रथा को भी लाया गया था बंद करने के लिए, जो है कि पेंटिंग में, लेकिन दास प्रथा पर कंट्रोल नहीं हो पाया उस समय। याद रखेगा सती प्रथा दास प्रथा दोनों के लिए अधिनियम 33 आया था, लेकिन उसमें सिर्फ सती प्रथा पर ब्रेक लगा 1833 अधिनियम के तहत पेंटिंग में, लेकिन दास प्रथा पर अंत नहीं हो पाया। दास प्रथा पर अंत आगे चल के 1843 ईस्वी में एक अधिनियम लाकर आपका लॉर्ड एलनबरो के काल में उसको बंद करने का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा सती प्रथा अंत हुआ है बेंटिंग के काल में, दास प्रथा अंत हुआ है आपका एलनबरो के काल में 1843 में। और आप लोग को पता है 1843 ईस्वी में एलनबरो के काल में ही पहली बार रविवार की छुट्टी भी शुरू हुआ है। ये सब कंटेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ठगी प्रथा कॉर्ल स्लीमैन, ठगी प्रथा स्लीमैन, ठगी प्रथा स्लीमैन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप लोग को हम बताए अभी 6-7 को शहर को हड़पा, लेकिन कौन से शहर को हड़पने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पुनः जो है कि उसे लौटा दिया? तो याद रखिएगा पुनः जो उसे लौटाने का काम किया वो किस शहर को? तो याद रखिएगा कि उसको जो लौटाया था दोबारा, वो आपको किसको लौटाया था? तो डलहौजी ने जो है कि लौटाने का जो काम किया था वह किसको किया था? करौली को। किसको किया था? करौली को। आप लोग को बताए ट्रिक कि करौली को भी हड़पा, यानी SSB उज्जैन और फिर कौवा। तो आप लोग को इसमें से एक शहर था करौली, जिसको कि बाद में डलहौजी ने लौटा दिया था। क्या कर दिया था? लौटा दिया था। उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जो है कि मान्यता नहीं दिया था ब्रिटेन सरकार ने, इसीलिए उसको करौली को लौटा दिया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करौली को लौटा दिया, कुप्रशासन के आधार पर या कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया था अपने में। तो यह सब कंटेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जब 1857 का विद्रोह वगैरह चल रहा था, आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में मुगल शासन जो था, भारत के अंदर में जो मुगल शासन था वह लगभग 1526 ईस्वी से बाबर से ही शुरू होता है। तो इस तरह मुख्य बाबर के हुमायूं, अकबर जो है कि औरंगजेब वगैरह होते होते 1707 ईस्वी में जब अंतिम रूप से औरंगजेब का निधन होता है, तो मुगल सत्ता जो था वह धीरे धीरे नरमराते हुए जो है कि आपका कमजोर पड़ते चल गई, अंग्रेज ने दबाव बनाते चल गया। तो इस तरह दबाव बनते 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 सिर्फ नाम मात्र का मुगल सत्ता बच गया। और लास्ट रूप से आप लोग को पता है 1858 अधिनियम के तहत मुगल सत्ता को या मुगल राजा को पेंशन देना भी शुरू कर दिया और उसका पूरा तरह से विनाश कर दिया गया भारत के अंदर में मुगल सत्ता को 1858 अधिनियम के तहत। और आप लोग को पता है कि जितने भी राजा महाराजा हुए मुगल वंश के अंतर्गत आपका जो है कि औरंगजेब के बाद, वह सभी के सभी कहां पर बैठते थे? लाल किला में जाके बैठते थे। कहां में बैठते थे? लाल किला में।
आप लोग को पता है दिल्ली के अंदर में जो लाल किला है उसी में जो है कि आवास के रूप में सभी मुगल से सत्ता रहती थी। याद कर, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि मुगल सत्ता के विघटन के बाद जो नाम मात्र की सत्ता बची आपके मुगल वंश के पास, तो वह कहां पर जाके अपना आश्रम लेती थी, तो वह लाल किला में। लेकिन इस क्वेश्चन को जब और हाईलाइट बनाएगा तो आगे चल के एक गवर्नर आएंगे जिसका नाम रहेगा लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेकर 62 तक। तो वह आने के बाद जब 1858 का अधिनियम उसी के काल में पारित होगा तो उन्होंने सबसे पहले मुगल सत्ता को देने वाला पेंशन बंद करवाएगा। 50 लाख रुपया जो देता था वो पेंशन बंद करवाया, और जो है कि उसको जो है कि जहां पर रहता था लाल किला के पास, उसको जो है कि वहां से भगा दिया। क्या कर दिया? भगा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा मुगल सत्ता का अंत या मुगल सत्ता को दी जाने वाली पेंशन या लाल किला में जो रहता था, यह सब जो भगाने का काम किया वहां से वो कैनिंग ने किया। किसने किया? कैनिंग ने किया, जिसके काल में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था या उससे पहले जो है कि भारत के सेना को अधिक से अधिक सबसे बड़ा पद कौन सा मिलता था? तो सबसे बड़ा से बड़ा पद जो भारतीयों को मिलता था वह सूबेदार का पद। कौन सा पद? सूबेदार। आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि ब्रिटेन के सरकार के कुछ दिन पहले जो है कि आपका नीरज चोपड़ा को जो है कि गोल्ड मेडल मिला था आपका टोक्यो ओलंपिक में, आपका भाला फेंक में। तो उसमें जो वो पहले सेना के रूप में काम कर रहे थे, आर्मी के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो उसको दिया जाने वाला सबसे बड़ा पोस्ट जो था, उसको जो जोन पोस्ट पे वो काम कर रहा था वो सूबेदार का ही पोस्ट था। तो याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे इंडियन आर्मी में, और वहां से वो जो है कि गोल्ड मेडल लेने का काम किया, और उसी के आधार पर उन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और जिस दिन जीता था वो 7 अगस्त का दिन चल रहा था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण 10-15 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं लूसेंट का, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा आज का सवाल लूसेंट के अंतर्गत आप लोग बताइएगा कि भारत के तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले जो पहले व्यक्ति बने थे वो कौन बने थे? तो आप लोग को पता है कि यूएनओ के अंतर्गत कुल 6 अंग है। 6 अंग में से एक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर द हेग नीदरलैंड में है। और आप लोग को पता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत सभी देश से एक प्रतिनिधि के रूप में जाके बैठे हुए हैं। तो उस प्रतिनिधि के रूप में इसका मतलब भारत का भी जाके बैठा होगा। तो भारत के तरफ से 1952 ईस्वी में जो जाके पहली बार बैठा था वह बैठने वाला न्यायाधीश था भारत की तरफ से बेनेगल रामाराव। कौन बने थे? बेनेगल रामाराव। लेकिन वर्तमान समय में जो बैठे हुए हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वो दलवीर भंडारी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? दलवीर भंडारी 2012 से ही अभी तक बैठे हुए हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और पहले बैठने वाले थे बेनेगल रामाराव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, इसका स्थापना डेट सहित कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना होता है। इसका पहले नाम गेट था, यानी GATT गेट था, और गेट का जो स्थापना किया गया था 1947 में किया गया था। आगे चल के इसका नाम WTO किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया है। और WTO की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है नाकोजी इंकोजा इवोला। याद रखिएगा WTO। और WTO में आप लोग को पता है कि कुल सदस्य की संख्या 164 है। WTO में कुल सदस्य की संख्या 164 है, और 164वां सदस्य देश जो बना है वो आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था वह सिंगापुर में 1996 में हुआ था। और ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर NTPC में मिलेगा ही मिलेगा। सेट उठा के देख लीजिए, या आगे जो पूछेगा पक्का मिलेगा, 100% गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। कहां में है? लग्जमबर्ग में। और ब्रुसेल्स जो बोले वो बेल्जियम की राजधानी है, और उसी बेल्जियम को यूरोप के अखाड़ा के नाम से जानते हैं।
यूरोप के अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जानते हैं, या फिर कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी बेल्जियम को जानते हैं, लेकिन यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को जानते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को जानते हैं। और जिस तरह से स्विट्जरलैंड सुनने में तनिको बड़ा नाम है और जस्ट उसका उल्टा उसका छोटा राजधानी है, यानी बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईएसए, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। कहां में है? पेरिस में है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में हुआ है। और एनटीपीसी का स्थापना भी 1975 में हुआ है। और आप लोग जो एग्जाम देते हैं एसएससी का, सेंट्रल लेवल के एसएससी का, यानी एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तो वो वाला एसएससी का स्थापना 1975 में ही हुआ है। कब हुआ है? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाटो का स्थापना कब हुआ है? तो नाटो यानी NATO, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल, याद रखिएगा, कंफ्यूज होता है कभी कभी 3 अप्रैल भी आदमी याद रख लेता है, तो नाटो में 4 अक्षर है, इसीलिए 4 अप्रैल। अप्रैल जो है कि चौथा महीना भी होता है, तो 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना होता है। और नाटो जो है वह अमेरिका के द्वारा पोषित संस्था है। और नाटो में सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 32 हो गया है। कितना हो गया है? 32 हो गया है। और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। और 31वां सदस्य देश कुछ दिन पहले जो बना था वो आपका बना था फिनलैंड। 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। और 30वां सदस्य देश नॉर्थ मैसिडोनिया बना था। और 29वां सदस्य देश आपका मॉन्टेनेग्रो बना था। लेकिन आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको चारों याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको 31 और 32 याद ही रखना पड़ेगा। तो 32वां स्वीडन बना है। 32वां कौन बना है? स्वीडन बना है। और स्वीडन की राजधानी कहां है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम है। और 31वां जो फिनलैंड बना है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और फिनलैंड ही पूरे विश्व का सबसे खुशहाल देश है। सबसे खुशहाल देश जो है कि फिनलैंड है। और भारत खुशहाली रिपोर्ट में 126 स्थान पे है। खुशहाली रिपोर्ट में 126 स्थान पे है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म बता देते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो में सदस्य देश की संख्या 32 याद ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। कहां है? मनीला है। और मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला। और मनीला में ही आप लोग को पता है कि चावल अनुसंधान संस्थान भी है, अंतरराष्ट्रीय लेवल वाला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। और याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब आपका हरित क्रांति वगैरह जब शुरुआत हो रहा था आपका पूरे विश्व में, तो चावल की जो उत्तम किस्म बनाई गई थी वह आपका फिलीपींस में ही बनाई गई थी, चावल की उत्तम किस्म। लेकिन गेहूं का जो उत्तम किस्म बनाया गया था, जो सबसे अधिक प्रभावकारी फसल रहा था, उसकी उत्तम किस्म मैक्सिको में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? यानी चावल का याद रखिएगा फसल जो तैयार किया गया था फिलीपींस में, और गेहूं का फसल तैयार किया गया था मैक्सिको में। बहुत मस्त क्वेश्चन है, यानी कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको। आप लोग को याद रखना है चावल अनुसंधान संस्थान मनीला याद रहे करता है। तो मनीला में चावल का किस्म बनाया गया था। जब मनीला यानी फिलीपींस चावल लिया तो मैक्सिको गेहूं लेगा। मैक्सिको क्या लेगा? गेहूं लेगा। और गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? ग्लूमेटिक अम्ल। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एडीबी कहते हैं। और एशियाई विकास बैंक में सदस्य देश की संख्या 68 हो गई है। कितनी हो गई है? यानी एशियाई विकास बैंक का स्थापना 66 में हुआ है, 1966 में हुआ है, 19 दिसंबर के दिन हुआ है। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक। और एशियाई विकास बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो मासुस्को अस्कावा है, मासुस्को अस्कावा है, मासुस्को अस्कावा है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। और बता दे कि एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ है, सदस्य देश 68 लेना है। 66 में स्थापना, 68 सदस्य। बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं।
आसियान का स्थापना कब हुआ है? तो आपको हम जुगाड़ दिए थे, आसियान, आसियान यानी ASEAN, लास्ट में एन आ रहा है, और एन का जो कोड होता है ABCD में अल्फाबेट में वो होता है 14, अब 14 का आधा होता है 7, यानी आसियान 1967, आसियान 1967, आसियान 1967 हो गया। और आप लोग को एक और संस्था आता है आसियान के तरह ही, जिसका नाम है आपका क्या, तो जिसका स्थापना 1985 में हुआ है, जिसका नाम क्या है? सार्क, सार्क का स्थापना 1985 में, और जो है कि आपका आसियान का स्थापना 1967 में, आसियान का स्थापना 1967 में, और सार्क का स्थापना 85 में, और आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता है, आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता है। और आसियान में वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 11 हो गई है, कितनी हो गई है? 11। और आसियान का जो 11वां सदस्य, पहले 10 सदस्य था आसियान में, लेकिन 11वां सदस्य जो बन गया है वह बन गया है तिमोर। कौन बन गया है? तिमोर। ये सब क्वेश्चन याद रखेगा, तिमोर बन गया है। और पूर्वी तिमोर की राजधानी ढिली है, पूर्वी तिमोर की राजधानी ढिली है। यह क्वेश्चन आपको अक्सर 11 SSC में मिलेगा, क्योंकि उसमें 2 राजधानी और 2 मुद्रा एकदम फिक्स है, पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जैसे इस बार सचिवालय में पूछा था आपका इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। सचिवालय सहायक मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा था इटली की मुद्रा क्या है, बहुत जगह का राजधानी पूछ दिया था, तो आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बमाको वगैरह पूछा था क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन आता है बिहार के अक्सर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। और सार्क का हिंदी नाम होता है दक्षेस। क्या होता है? दक्षेस, यानी 2 से दक्षिण, सार्क में होता है S से साउथ। अच्छा, S से साउथ यानी दक्षिण समझना है, यानी दक्षेस रहे या सार्क रहे आपको समझना है, सार्क। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। और सार्क का जो स्थापना हुआ है वह कब हुआ है? 1985 में। कब हुआ है? 1985 में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और आप लोग को पता है कि सार्क का स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू में। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, G8 का स्थापना 1985, G8 का स्थापना 1975, G8 का स्थापना 1975, G8 का स्थापना 1975, G8 का स्थापना 1975, याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, अरब लीग का मुख्यालय कहां है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, अरब लीग का मुख्यालय कहां है? काहिरा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ओपेक का स्थापना कब हुआ है? तो ओपेक का स्थापना 1960, ओपेक का स्थापना 60 में हुआ है। और ओपेक में जो है कि आपका सदस्य देश की संख्या 12 है। और ओपेक का मुख्यालय जो है वह कहां है? तो ओपेक का मुख्यालय आपका कहां है? तो वह आपका बगदाद में है। कहां में है? बगदाद में। नहीं, ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था, ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था, लेकिन ओपेक का मुख्यालय वियना में है। कहां में है? इराक की राजधानी में जो है कि बगदाद में ओपेक का स्थापना हुआ था, लेकिन ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। और ओपेक का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने का काम करता है, यानी निर्यात करने का काम करता है। और इसीलिए जो है कि आप लोग इसका अध्यक्ष याद रखिएगा, अलघीस, अलघीस यानी घीस, ना हम लोग कहते हैं तेल लगा के घीस, यानी कि ओपेक में हो गया घीस, ओपेक में हो गया घीस, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है? तो रेड क्रॉस का स्थापना 1863 को हुआ है। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ है, आपका 8 मई के दिन। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस का स्थापना होता है। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। और रेड क्रॉस दिवस इसीलिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाते हैं। और रेड क्रॉस को जो है कि 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उसमें से याद रखिएगा 1917 में, 1944 में, 1963 में, 1963 में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ILO को जो नामित किया था 1969 में, ILO 1969 में नामित किया था नोबेल पुरस्कार के लिए। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और रेड क्रॉस का स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। हेनरी ड्यूनेंट ने, किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ है? तो वैसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं या गुलाम रहे हैं, वैसे सदस्य देश के द्वारा जो है कि आपका राष्ट्रमंडल का स्थापना किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। और राष्ट्रमंडल में सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 54 है। कितना है? 54 है। और 54वां सदस्य देश मालदीव है। कौन है? मालदीव। क्योंकि माल के लिए ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था सब देश को, इसीलिए राष्ट्रमंडल का जो 54वां सदस्य देश बना है वह मालदीव बना है।
है और मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन याद रखना है। क्या याद रखना है? लंदन, लंदन यानी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष को शॉर्ट में कहते हैं NAM, नाम। तो नाम का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में। और बेलग्रेड जो है वह सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और बेलग्रेड को श्वेत शहर के रूप में भी जानते हैं, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गेट का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। गेट का मुख्यालय कहां है? जेनेवा, क्योंकि गेट का ही नया नाम है WTO और WTO का मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? लंदन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। अगला क्वेश्चन बताना है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। और जकार्ता जो राजधानी है वो इंडोनेशिया का। किसका राजधानी है? इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जकार्ता का पुराना नाम है बटाविया। क्या नाम है? बटाविया। बहुत मस्त क्वेश्चन। ये जब यूरोप कंपनी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बटाविया पे हम चर्चा भी किए थे, जो क्योंकि बटाविया को जीतकर अंग्रेज ने उसका नाम जकार्ता का बटाविया कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा और आदिस अबाबा जो है वह इथोपिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इथोपिया। आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले इथोपिया और इरिट्रिया में भी मार चल रहा था। दोनों पड़ोसी देश है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच चलते रहता है, उसी तरह से इथोपिया और आदिस अबाबा एक अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, जो कि इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी कहां है? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, UNEP का मुख्यालय कहां है? नैरोबी। UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी पर्यावरण पर जो काम करती है वह UNEP संस्था करती है और UNEP का मुख्यालय नैरोबी है और नैरोबी जो है वह केनिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केनिया। केनिया मतलब कन्या। कन्या का जब शादी ब्याह होने लगता है, जब आपका घर से वो ससुराल जाने लगती है तो वह रोने लगती है, इसीलिए उनका दूल्हा उनको बोलते हैं कि नई रोबो, नई रोबो। इसका मतलब कन्या नई रोबो, कन्या नई रोबो, यानी केनिया की राजधानी नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी। और वहां पर क्योंकि अगर रोने लगेगा तो उनका पर्यावरण खराब हो जाएगा, वहां के आदमी का माहौल खराब हो जाएगा कि इतना क्यों रो रही है, कहीं दूसरा तो चक्कर नहीं है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी पर्यावरण का मुख्यालय केनिया, केनिया में नैरोबी। केनिया में नैरोबी। और प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस 5 जून को और पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान मनाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ब्रेक कर रहे हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि गेट का मुख्यालय कहां है। आप लोग इस पे बृहत रूप से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर देखिएगा आप लोग वीडियो देखते हैं, हमको पता है वॉच टाइम उतना मेरा आ रहा है, तो जरूर ये सब वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक कमेंट जब करने लगिएगा, यानी कमेंट में जब डिटेल से लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो वो लिखा हुआ चीज आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, आपको सिर्फ सफलता ही मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए आज के सेशन को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।